प्यारे बच्चों, इस एक ही वीडियो के अंदर आप भारत के कंप्लीट माउंटेन्स और पीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़ेंगे। 1% भी डाउट आपका नहीं रहेगा पूरा वीडियो देखने के बाद। वीडियो में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित इस हिमालय पर्वत का अध्ययन हम एनिमेशन के माध्यम से करेंगे। एक एक चीज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। वलित पर्वत श्रेणी कहा जाए या मोड़दार पर्वत कहा जाए, आपको मालूम होना चाहिए जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी कारण से हम कह सकते हैं ये एक वलित पर्वत श्रेणी है। पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच में ये पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई की बात करें पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है जो कि 400 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, वो 150 किलोमीटर है। हिमालय की ढाल तिब्बत की ओर कॉन्केव है अर्थात अवतल है, और भारत की ओर कॉन्वेक्स है अर्थात उत्तल है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। हिमालय पर्वत को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए इसे उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो सबसे उत्तरी भाग है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद महान हिमालय है, फिर उससे नीचे लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। हालांकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी हिमालय पर्वत की कई श्रेणियां हैं, जिन्हें पूर्वी पहाड़ियां कह देंगे, उसे भी हम पढ़ेंगे। जो आप ट्रांस हिमालय देख रहे हैं ना, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय के बनने से पहले ही ये ट्रांस हिमालय जो श्रेणी है ये उपस्थित थी। बाकी के जो 3 भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। चलिए डिटेल में बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, जिसे हिमालय पार की पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण होने से पहले ही हो गया था। अब ट्रांस हिमालय के अंदर 4 सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां जो आपको पढ़नी है: काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। ये कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत वाले इलाके में है। ये माना जाता है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, मतलब इसका पूर्वी एक्सटेंशन है कैलाश पर्वत श्रेणी। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी भी कहा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, जो पूरे विश्व की दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के ही अंदर आती है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में है। इसकी हाइट 8611 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। इस राकापोशी की खासियत यह है ना कि दुनिया में जितनी भी पर्वत चोटी हैं उनमें सबसे अधिक तीव्र ढलान वाला पर्वत चोटी यही राकापोशी है। इसकी हाइट 7788 मीटर है। और मैंने पहले भी पढ़ा दिया था आपको सिंधु नदी पढ़ाते समय कि सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। और सिंधु की एक सहायक नदी है श्योक, ये क्या है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। पूरे ट्रांस हिमालय की अगर बात की जाए तो औसत इसकी जो विड्थ है वो 40 किलोमीटर है लगभग। ट्रांस हिमालय हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए हम महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे के वीडियो में हम मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय या वृहद हिमालय भी कहा जाता है। इस महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक है। इस पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय की सभी महत्वपूर्ण और ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय श्रेणी में आती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ये महान हिमालय ही है। महान हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। आपको जितनी भी चोटियाँ आपको बताई जा रही है सब याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 6 चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। क्रम से मैं आपको बताऊंगा, पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताऊंगा। बंदरपूछ देख रहे हैं 6316 मीटर इसकी हाइट है। बद्रीनाथ 7138 मीटर इसकी हाइट है, समुद्र लेवल से इसकी हाइट है। कामेट 7756 मीटर इसकी हाइट है।
दूनागिरी 7,066 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद त्रिशूल 7,120 मीटर इसकी हाइट है। तो उत्तराखंड में ये 6 चोटियाँ आपको जरूर याद रखनी है जो महान हिमालय का भाग है। उसके बाद चलते हैं नेपाल के अंदर। नेपाल में देख रहे हैं धौलागिरी पर्वत चोटी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा। हालांकि कंचनजंगा ये नेपाल और भारत के सिक्किम के बॉर्डर पर है, तो इसलिए इसको हम भारत में इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें सबसे अधिक ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट एवरेस्ट ही है। सागर माथा इसको कहते हैं नेपाल के अंदर, और चोमोलंगमा तिब्बत में कहते हैं, पर्वतों की रानी इसका मतलब है। जो कंचनजंगा है इसकी हाइट 8,595 मीटर है। ये 2 चीज़ें तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो याद रखिए बछेंद्री पाल उनका नाम है, 1984 में इन्होंने ये कारनामा किया था। एक प्रश्न आपसे है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली चढ़ाई किसने की थी? 1953 में की थी। किसने की थी ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने हिंट आपको दे दिया, 1953। कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं इस महान हिमालय के अंदर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, और कुछ दर्रे हैं, माउंटेन पास जैसे जोजिला पास, शिपकिला पास, नाथुला पास, ये सभी महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, फिर शिवालिक हिमालय, और हिमालय का जो पूर्व से पश्चिम में 4 भागों में जो प्रादेशिक विभाजन किया गया सभी हम पढ़ेंगे। पूर्वी पहाड़ियाँ सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इस लेसर हिमालय के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इसे लेसर हिमालय के साथ साथ मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और ये हिमालय रेंज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड है, सैंडविच की तरह देख रहे हैं, ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीचों बीच है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड है ये। इसकी एवरेज हाइट 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के आसपास है, और एवरेज विड्थ 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के आसपास है। अब आप कहेंगे कि सर जो ग्रेट हिमालय था उसकी एवरेज हाइट आपने 6100 किलोमीटर बताई थी, 6100 किलोमीटर, और यहाँ पे एवरेज हाइट 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में क्यों है? ऐसा बच्चों इसलिए क्योंकि ग्रेट हिमालय कंटिन्यूस था, जबकि ये मध्य हिमालय कंटिन्यूस नहीं है। इसकी कुछ कुछ रेंज के बाद बीच में डिसकंटिन्यूटी है। इसी कारण से अलग अलग जो पर्वत श्रेणी है इसके अंदर उनकी अलग अलग हाइट है एवरेज, तो इसलिए इसकी एवरेज हाइट वेरी कर रही है, 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। और इस मध्य हिमालय के अंदर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ जो आपको बहुत याद रखनी है। जम्मू कश्मीर वाले इलाके में मुख्य तौर पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर धौलाधर पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और नेपाल के अंदर महाभारत पर्वत श्रेणी है। ये 3 पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है, ये आपको याद रखना है। इस मध्य हिमालय में कुछ बहुत मुलायम मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, और इसी नाम से 2-3 स्थान बहुत फेमस है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग बहुत फेमस स्थान है जम्मू कश्मीर में, ये ही घास के मैदान है। और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, जैसे बेदनी बुग्याल, बरनाला बुग्याल, अली बुग्याल, ये बहुत फेमस हैं। और इस लघु हिमालय के अंदर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में डलहौजी है, और शिमला है, मनाली है, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में मसूरी बहुत फेमस है भैया, पर्वतों की रानी कहा जाता है इस जगह को। नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर, ये बहुत फेमस हिल स्टेशन है इस लघु हिमालय के अंदर। कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, घाटियाँ आप समझ पा रहे हैं, जैसे लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये घाटियाँ पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी हो गई जो कि महान हिमालय और मध्य हिमालय का जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसके बीच में है। कुल्लू घाटी जो महान हिमालय और मध्य हिमालय की धौलाधर रेंज है इसके बीच में पाई जाती है। और काठमांडू घाटी ये आपकी महान हिमालय और महाभारत जो पर्वत श्रेणी है नेपाल के अंदर ये वैली पाई जाती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है लेसर हिमालय के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय अथवा आउटर हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय पश्चिम से पूर्व की तरफ लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के आसपास है
और चौड़ाई की बात करें, पश्चिम में चौड़ाई इसकी लगभग 50 किलोमीटर है और पूर्व में इसकी 15 किलोमीटर चौड़ाई ही रह जाती है। इस शिवालिक हिमालय का नदियों के द्वारा बहुत अपर्दन किया गया है। ये भी असतत अवस्था में है, अर्थात ये भी डिसकंटिन्यू अवस्था में है। पश्चिम में पोतवार बेसिन से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक मुख्य तौर पर ये रेंज फैली हुई है। उत्पत्ति और संरचना के हिसाब से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। जितनी भी हिमालय की श्रेणी है उनमें सबसे नवीन ये मानी जाती है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ियाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में इसे धांग अथवा ढूंढवा पहाड़ी कहा जाता है, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, मिशमी और अबोर के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं। पश्चिम की तरफ इन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, पोटली दून, ये जगह आपने सुनी होगी। और पूर्व की तरफ इन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार हो गया। इतनी बातें शिवालिक हिमालय के बारे में याद रखिए। हिमालय पर्वत का पश्चिम से जो पूर्व की ओर 4 भागों में विभाजन है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सर सिडनी बुराड़ के द्वारा हिमालय पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले हमें बात करनी है पंजाब हिमालय के बारे में, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का ये रीजन है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में फैली हुई हिमालय है। इसके अंदर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो ट्रांस हिमालय में हम पढ़ चुके हैं, ये पर्वत श्रेणी शामिल है। और मध्य हिमालय में आपने पढ़ा होगा पीर पंजाल, धौलाधर, ये भी इसी पंजाब हिमालय में शामिल है। चूँकि ये सबसे पश्चिम में है तो हम जानते हैं पश्चिम में हमारा जो हिमालय पर्वत श्रेणी है सबसे चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है, जो कि सबसे अधिक है। और लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है इसकी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसी के अंदर हमने पढ़े थे सियाचिन ग्लेशियर भी उपस्थित है और बगल में बाल्टोरा जो ग्लेशियर है ये भी उपस्थित है। मीठे पानी की 2 झीलें बहुत फेमस मैंने आपको पढ़ाई थी, डल झील, वुलर झील, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, वो भी यहीं पर स्थित है। और इस पूरे पंजाब हिमालय में जो सबसे ऊंची हिमालय की जो चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कराकोरम पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी थी उसकी सबसे ऊंची चोटी थी, वो भी यहीं स्थित है। इस पंजाब हिमालय रीजन को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे। यह हिमालय सतलुज नदी और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर 320 किलोमीटर है। मुख्य तौर पर उत्तराखंड में ये फैला हुआ कुमायूं हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। हाइट इसकी 7,816 मीटर है। कुछ और चोटियाँ कुमायूं हिमालय में आती हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, कामेत आदि। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी कुमायूं हिमालय में पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर से हम जानते हैं भैया गंगा भागीरथी नाम से निकलती है। हालांकि गंगा ये आगे चलकर देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब कहलाती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और कुमायूं हिमालय की जो ऊंचाई है ना, वो पंजाब हिमालय से अधिक है। 3 दर्रे उत्तराखंड के इसी कुमायूं हिमालय में पड़ते हैं, मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नेपाल हिमालय और असम हिमालय की चर्चा करेंगे। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है ये नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का रीजन असम हिमालय है। तीस्ता जानते ही हैं भैया, असम की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे नेपाल हिमालय को। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है उनमें सबसे लंबा नेपाल हिमालय ही है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया की ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ इस नेपाल हिमालय के अंदर ही आती है। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, मकालू, ये सारी की सारी जो ऊंची चोटियाँ हैं नेपाल हिमालय में पड़ती हैं। इसके बाद असम हिमालय, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान में ये असम हिमालय फैला हुआ है। यहाँ की एक सबसे महत्वपूर्ण चोटी है नामचा बरवा, वो आपने सुनी होगी, 7,756 मीटर इसकी हाइट है। तो ये था पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का 4 भागों में विभाजन। पूर्व की तरफ हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेती है और ये दक्षिण की तरफ पूरी फैली हुई है। ये जो बैंड है इसे अक्ष संघी बैंड कहते हैं, या सिंटेक्शियल बैंड कहते हैं, या हेयर क्लिप बैंड भी कहते हैं। और हमारी ये हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण तक फैली हुई है। म्यांमार जो देश है यहाँ पर इस हिमालय पर्वत श्रेणी को अराकान योमा कहते हैं, और ये और आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में डूब गई है और कुछ हिस्सा इसका बंगाल की खाड़ी में निकला हुआ है, वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो
तो इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है एग्जाम की दृष्टि से, हमें ये पढ़ना है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर जो जो पहाड़ियाँ आती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी है, मीरी पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, शिवालिक जो हिमालय रेंज आपने पढ़ी उसमें इसको पढ़ लिया। इसके अलावा मिशमी पहाड़ियाँ हैं, पटकोई बूम पहाड़ियाँ हैं। और नागालैंड जो राज्य है इसमें दो पहाड़ियाँ याद रखनी है, नागा पहाड़ियाँ और कोहिमा पहाड़ियाँ। याद करना बहुत आसान है, नागालैंड से नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा तो उसे कोहिमा पहाड़ियाँ याद कर सकते हैं। मणिपुर में दो पहाड़ियों के बारे में याद रखना है, मणि पहाड़ियाँ और लेमाटोल की पहाड़ियाँ। ऐसे ही त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियों के बारे में याद रखना है। मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ियों के बारे में याद रखिए। असम के अंदर देखिए दो पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं, एक मिकिर पहाड़ियाँ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और बराइल की पहाड़ियाँ। इसके अलावा मेघालय में आते हैं, मेघालय में तीन पहाड़ियों के बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। याद रखिए ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ये जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये उसका हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय पठार का वो हिस्सा जो मेघालय में है, जिसे शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार कहते हैं, उसका ये हिस्सा है। इस प्रकार से बच्चों आपका हिमालय पर्वत श्रेणी कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बच्चों हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी की बात करने वाले हैं। इसका जन्म लगभग 1.9 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। चूँकि यह इतनी पुरानी पर्वत श्रेणी है इसलिए इसे रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं टाइम के अनुसार। लेकिन बनावट के अनुसार देखा जाए तो ये एक वलित पर्वत है, क्योंकि इसका भी निर्माण वैसे ही हुआ है जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात प्राचीन वलित पर्वत है, जबकि हमारा हिमालय पर्वत यह एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है या वलित पर्वत श्रेणी है। बच्चों दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। टाइम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है इसलिए इसको रेजिडुअल माउंटेन कह दे रहे हैं। अगर बनावट के तरीके को देखें तो ये एक वलित पर्वत है, क्योंकि इसका भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। जब इसका निर्माण हुआ था बच्चों तो प्रारंभ में इसकी औसत ऊंचाई बहुत अधिक हुआ करती थी। क्योंकि ये इतनी पुरानी पर्वत श्रेणी है तो लगातार जो इरोजन एक्टिविटी हुई है उसके कारण इसकी औसत ऊंचाई मात्र 600 से 900 मीटर के आसपास रह गई है। यह अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में फैली हुई है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर एक ज़िला है सिरोही ज़िला, वहाँ एक जगह है माउंट आबू, वहीं पर ये चोटी स्थित है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर लंबाई की बात करें, अर्थात गुजरात से दिल्ली तक की लंबाई की बात करें तो लगभग 670 किलोमीटर के आसपास है। बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे शीशा, तांबा, जस्ता और भी कई प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन मानव लगातार इसका दोहन कर रहा है। इस लगातार दोहन होने के कारण अरावली पर्वत श्रेणी लगातार कम होती जा रही है, और ये हमारे लिए एक संकट की बात है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो भूजल को रिचार्ज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जानते हैं पश्चिम में जो थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल को पूर्व की तरफ विस्तार होने से भी ये रोकता है। अरावली पर्वत श्रेणी एक बाउंड्री की तरह काम करती है थार मरुस्थल के लिए। और ये अरावली पहाड़ियाँ मध्य एशिया से जो भी पछुआ हवाएं आती हैं हमारी मैदानी इलाकों में, उनको भी रोकता है। लूनी नदी, साबरमती नदी, इनका भी उद्गम यहीं से हुआ है। लूनी नदी के बारे में तो आप जानते हैं, इसे लवण नदी भी कहते हैं। ये गुजरात के कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है।
जबकि साबरमती नदी गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। उदयपुर के अंदर इस अरावली पर्वत श्रेणी की कई पहाड़ियों को जग्गा पहाड़ियाँ कहते हैं और दिल्ली में इसे दिल्ली पहाड़ियाँ कहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो आपने सुना होगा कि ये रायशेला पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो ये रायशेला पहाड़ियाँ कोई और नहीं, ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा हैं। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखनी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर हैं, जैसे शेर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, दिलवाड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिलवाड़ा चोटी पर एक जैन मंदिर भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बातें आप अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में याद रखें। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम उस पर्वत श्रेणी की बात करेंगे जो हमारे भारत के मध्य में स्थित है, अर्थात ये भारत को 2 भागों में बांटती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था। 4.6 बिलियन मतलब 460 करोड़ वर्ष पहले इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रेणी है, अर्थात ये भी एक रेजिड्यूल माउंटेन है या अवशिष्ट पर्वत है, जैसे अरावली पर्वत है। ये भारत के गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। मुख्य तौर पर देखा जाए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा है और झारखंड से थोड़ा सा टच करती हुई बिहार में भी ये फैली हुई है। हालांकि राजस्थान के भी बॉर्डर पर ये है, लेकिन मुख्य तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 3 महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है लगभग, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। इस 1200 किलोमीटर में लगभग 1086 मीटर तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश में ही फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, जबकि हमने हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत के बारे में पढ़ा था, ये वो फोल्डेड माउंटेन है, वो वलित पर्वत थे। और ये विंध्याचल एक ब्लॉक माउंटेन है, या कहा जाए भ्रंशज पर्वत श्रेणी है। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण आप सभी को मालूम होना चाहिए कैसे होता है। हालांकि मैंने पढ़ाया भी हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं तो बीच का जो क्षेत्र है वो नीचे धंस जाता है। तो इस प्रकार ब्लॉक माउंटेन का जन्म होता है। और इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, जो रिफ्ट वैली में बहती है। जो भाग नीचे धंसा हुआ है उसमें बहती है नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो उत्तरी ढलान पर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, भांडेर खंड का पठार है और वघेलखंड का पठार है। कई नदियां भी यहाँ से गुजरती हैं इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, रिहंद नदी और काली सिंध नदी। बहुत महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, हीरा, रेत। उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आपने देखा होगा जो मोरंग बालू होता है, लाल रंग का रेत होता है, वो ज़्यादातर इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही मिलता है। और इसके अलावा डोलोमाइट, ये सभी खनिज यहाँ से पाए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे इन खनिजों में ज़्यादातर वही खनिज हैं जिनका निर्माण भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है। हमारे लाल किला का निर्माण इसी लाल पत्थर से हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, उस उच्चतम बिंदु को सद्भावना शिखर कहते हैं, या इसे कल्लूमार चोटी भी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश में है, जिसकी हाइट 752 मीटर है। बहुत सारी पहाड़ियाँ इसका हिस्सा है, जैसे कैमूर पहाड़ियाँ, बहुत महत्वपूर्ण कैमूर पहाड़ियाँ हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, थोड़ा मध्य प्रदेश वाले इलाके में ये फैली हुई है, और थोड़ा बहुत झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा हैं। इतनी चीज़ें विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में याद रखिए। प्यारे बच्चों, आज हम नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं, इसी की चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के घने और अद्भुत जंगल इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। सतपुड़ा नाम से ही पता लग रहा है, सत मतलब 7, पूड़ा मतलब पहाड़। 7 पहाड़ियों का ये समूह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। वो कौन कौन सी 7 पहाड़ियाँ हैं? पश्चिम से अगर शुरू करें, अरवानी, बरवानी, बीजागढ़, असीरगढ़, कालीभीत,
महादेव और मैकाल। महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। ये पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर लगभग है। इसका ज़्यादातर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आपको ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% तो केवल सतपुड़ा पहाड़ियों ने ही घेर रखा है। पश्चिम में गुजरात में एक जगह है राजपीपला, वहीं से ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी शुरू होती है। तो राजपीपला जो जगह है, यहाँ पे लोकल लोग इस सतपुड़ा पहाड़ी को राजपीपला की पहाड़ियाँ भी कह देते हैं और ये पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी में समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है धूपगढ़, जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं, इसी में ये चोटी स्थित है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है पंचमढ़ी, वहीं पर ये चोटी स्थित है। तो पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं इस पंचमढ़ी नगर को। हालांकि ये एक हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं। और सबसे लास्ट में ये मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इस मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इस अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। ये हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है नदियों वाले चैप्टर में। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये आप जानते हैं। ये बरवानी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये इस पहाड़ियों में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसे 52 गजा मंदिर कहते हैं। इसके अलावा ये असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और कालीभीत की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है बुरहानपुर दर्रा या बुरहानपुर माउंटेन पास। और असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों पर असीरगढ़ का किला बना हुआ है। और ये वही जगह है जहाँ पर अकबर ने अपना आखिरी अभियान किया था। ये मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा। और इसी असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि मुगलों का ये मानना है कि अगर आपको दक्षिण में जाना है तो यहीं से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी विंध्याचल पहाड़ियों की तरह एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच का जो हिस्सा होता है नीचे धंस जाता है। ये वही हिस्सा है जहाँ पर ताप्ती और नर्मदा नदी बह रही हैं। तो ये भ्रंश घाटी में बहती हैं ताप्ती और नर्मदा नदी, ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो प्यारे बच्चों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में इतना ही। अगर कोई कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करना चाहिए, ये मेरा मानना है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट की, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं और पश्चिमी घाट पर्वतमाला भी कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट जो दक्कन का पठार है ना, उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी जो है ये कंटिन्यूस है। ताप्ती नदी के पास से ये शुरू होकर कन्याकुमारी तक 16 किलोमीटर में फैली हुई लगभग कंटिन्यू पर्वत श्रेणी है। जबकि पूर्वी घाट आगे पढ़ेंगे, ये कटा छटा डिसकंटिन्यू पर्वत श्रेणी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ पूर्व दिशा में ही बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। इन नदियों के कारण इन पर्वत श्रेणियों के बीच में गैप हो गया है बहुत सारा। और वेस्टर्न घाट की जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ बहुत ही तीव्र ढलान है, जबकि पूर्व की तरफ मंद ढलान है। वेस्टर्न घाट गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वेस्टर्न घाट ही है। पश्चिम घाट की एवरेज हाइट लगभग 1200 मीटर के आसपास है। उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो इसके पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही अन्नाईमुड़ी है। और ये अन्नाईमुड़ी जो चोटी है, अन्नाईमलाई जो पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है। और अन्नाईमलाई पर्वत श्रेणी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, हम जानते हैं। वेस्टर्न घाट की पश्चिम में जो ढलान है वो तीव्र होने के कारण जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से मानसून आता है वो इससे टकराता है और जमकर यहाँ पर बारिश होती है। लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर इस तरह की यहाँ बारिश होती है, जबकि इसके पूर्व में बहुत कम बारिश होती है। यही कारण तो है। मुंबई और पुणे में अगर तुलना करेंगे, मुंबई में अधिक बारिश होती है पुणे की तुलना में।
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आपको पता होगा कि जो पश्चिमी तट है यहाँ पर बंदरगाह अधिक है पूर्वी तट की अपेक्षा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम तट पर जो समुद्र है वो ज़्यादा गहरा है पूर्व तटों की अपेक्षा। इसीलिए जब समुद्र गहरा होगा तो बंदरगाह बनाना आसान हो जाता है, ताकि जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वो आसानी से तट तक आ सकती हैं। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से वेस्टर्न घाट को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। हालांकि कई किताबों में आपको 2 भागों में बांटा हुआ दिखाई देगा और कई किताबों में 3, लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटेंगे। ऊपर की तरफ जो ताप्ती नदी से गोवा तक का हिस्सा है इसे उत्तरी भाग कह देते हैं, और गोवा से जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ये वाला हिस्सा मध्य भाग कह देंगे। नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास पूर्वी घाट ऐसा लगता है कि पश्चिमी घाटों से मिली हुई हैं, और नीलगिरी के पास एक दर्रा आप आगे पढ़ेंगे माउंटेन पास पाल घाट, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसे दक्षिणी हिस्सा कह देंगे, दक्षिण भाग कह देंगे। सबसे पहले उत्तरी भाग की बात करते हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो दक्कन के लावा है उससे बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी हैं, जैसे अजंता पर्वत श्रेणी, ये इसी में पड़ती है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। सतमाला पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, ये सभी पश्चिम घाट का हिस्सा हैं और उत्तर दिशा में हैं। और इस उत्तरी भाग में जो मुख्य चोटियाँ आपको दिखाई देती हैं, जैसे कालसुबाई, इसकी हाइट 1646 मीटर है। सालहेर 1567 1567 मीटर इसकी हाइट है। महाबलेश्वर 1400 मीटर इसकी लगभग हाइट है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मध्य भाग की अगर बात करें, जो गोवा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक है, ज़्यादातर इसका हिस्सा ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। और इस भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो डोडा बेटा है। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये डोडा बेटा। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की बात यह है खासियत कि ये पड़ता तो वेस्टर्न घाट के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ भी इसमें मिल जाती हैं। तो लिंक पॉइंट आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। अब दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर एक दर्रा है पाल घाट, उसी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये दक्षिणी हिस्सा है। इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, जैसे अन्नाई मलाई पर्वत श्रेणी, कार्डिमम या इलायची की पहाड़ियाँ और अगस्त्य मलाई की पहाड़ियाँ, ये 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इसका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य चोटी जो आप जानते हैं अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, सिंपल सी बात है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। 4 माउंटेन पास आपको याद रखने हैं इस वेस्टर्न घाट के अंदर। थाल घाट माउंटेन पास है, जिसे कसारा माउंटेन पास भी कहते हैं या थूल घाट माउंटेन पास भी कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है। ये माउंटेन पास मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। मुंबई से नासिक जाना है, नासिक से मुंबई आना है, इसी रास्ते से आना पड़ता है। भोर घाट माउंटेन पास, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ रोड ट्रेन की जो पटरियाँ हैं बिछाई गई हैं। तो थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र में है। और उसके बाद पाल घाट तमिलनाडु का जो पलक्कड़ जगह है, इसको केरल के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद शेनकोटा माउंटेन पास है, जो मदुरई को त्रिवंतपुरम से जोड़ने का काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने आपको कि वेस्टर्न घाट से जब दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है तब खूब वर्षा होती है। जब अधिक वर्षा होगी, इस कारण से यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब सदाबहार वन पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, मतलब बहुत अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लाइफ और वैरायटी। जो लाइफ है वो कई वैरायटी में एग्जिस्ट करती है, मतलब कई प्रजाति के पेड़ पौधे और कई प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है। बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। और यूनेस्को के द्वारा इस वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया है। और दिमाग में रखिएगा कि भारत सरकार ने यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया घोषित किए हैं। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में घोषित किया गया था। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है और 2012 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। और दूसरा अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ये 2001 में भारत ने इसको घोषित किया था और 2016 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है।
बायोस्फीयर रिजर्व एरिया समझ रहे हैं क्या? भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हैं इस समय, जिसमें 12 को यूनेस्को ने मान्यता दी है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उनकी रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से ये रिजर्व एरिया कर दिए जाते हैं। इन सब के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, जिनमें से एक वेस्टर्न घाट भी है। इन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में हमारे भारत के अंदर 4 ऐसे रीजन हैं, इनमें एक वेस्टर्न घाट भी है। अब कोई भी जो बायोडाइवर्सिटी से भरपूर एरिया हॉटस्पॉट की कैटेगरी में कब घोषित किया जाता है, मतलब संवेदनशील की कैटेगरी में कब घोषित किया जाता है, उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उस रीजन में कम से कम 1500 प्रजाति के संवहनीय पौधे पाए जाते हों। संवहनीय पौधे मतलब वस्कुलर प्लांट, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो ज़मीन से पानी, जो खनिज ऊपर ले आते हैं, अपनी पत्तियों को, अपने तनों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की 1500 कम से कम प्रजाति के संवहनीय पौधे उस रीजन में पाए जाते हों, जो कहीं भी और ना पाए जा रहे हों, केवल वहीं पाए जाने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस रीजन में 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पतियां विलुप्त की कगार पर हो। पर्यावास का मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक आवास, जो जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए प्राकृतिक आवास है, 70% नष्ट हो गया हो और 30% जो वहाँ की जो मूल प्राकृतिक वनस्पति हो, जो ऐसी वनस्पति जो वहीं केवल पाई जाती हो, वो विलुप्त की कगार पर हो। तो ये अगर दोनों कंडीशन है तो वो एरिया हॉटस्पॉट की कैटेगरी में घोषित कर दिया जाता है। ये मतलब आप दिमाग में रखिएगा, ये रीजन संकट की स्थिति में है कि इस रीजन को मानव से खतरा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को इनमें डाउट रहता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूर्वी घाट वेस्टर्न घाट से अगर तुलना करेंगे तो उनसे ज़्यादा पुराने हैं ये। चूँकि ये वेस्टर्न घाट से ज़्यादा पुराने हैं तो इरोजन की प्रक्रिया के कारण इनकी हाइट वेस्टर्न घाट की अपेक्षा बहुत कम है। इनकी एवरेज हाइट लगभग 650 मीटर है और ये ईस्टर्न घाट वलित पर्वतमाला है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, जबकि वेस्टर्न घाट एक ब्लॉक माउंटेन थे। एक तरीके से देखा जाए, जो पहले हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा वो एक भ्रंशज कगार थे, क्योंकि डायग्राम में आप देखिए वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी भाग है, जो आज अरब सागर और मैदानी वाला जो क्षेत्र है, ये नीचे की ओर धंस गया और पश्चिमी छोर पर आप खड़े होकर देखेंगे आपको ये एक माउंटेन की तरह दिखेगा। तो वेस्टर्न घाट कह सकते हैं एक भ्रंशज कगार का एग्जाम्पल है, जबकि जो हम पूर्वी घाट की बात करने वाले हैं ये एक वलित पर्वतमाला है, जैसे हिमालय पर्वतमाला है। और पूर्वी घाट की ये विशेषता है कि ये वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, कहा जाए ये असतत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व दिशा में बहती हैं और इन नदियों के कारण इस पूर्वी घाट को सपाट कर दिया गया है, मैदान की तरह। यही कारण है कि ये पूर्वी घाट डिसकंटिन्यूस है। महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब ने इसको सदियों से काटा हुआ है। यही डिसकंटिन्यूस होने का एक कारण है। पूर्वी घाट की लगभग लंबाई 1131 किलोमीटर के आसपास है। महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक ये ईस्टर्न घाट फैला हुआ है। इस ईस्टर्न घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो जिंदगढ़ा है, जो आंध्र प्रदेश में है। इसकी हाइट 1680 मीटर है। और दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है, उड़ीसा के अंदर 1501 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी दी हुई है, लेकिन याद रखिए 2011 के बाद ये पाया गया कि जिंदगढ़ा सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी तक एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है, तो लेकिन आपको याद रखना है कि जिंदगढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है 1680 मीटर इसकी हाइट है, ये सबसे ऊंची चोटी है। विशाखापट्टनम के पास है ये, इसे विशाखापट्टनम चोटी भी कह देते हैं। खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है उसके कारण यहाँ बारिश तो होती है। ये बारिश लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के स्तर की होती है,
लेकिन याद रखिए वेस्टर्न घाट की अपेक्षा यहाँ कम बारिश होती है। अब बारिश यहाँ भी होती है और 100 से 150 सेंटीमीटर अच्छी खासी बारिश मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ भी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन वेस्टर्न घाट से कम। जैव विविधता मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका मतलब क्या है? बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। जीवन जो है वो बहुत सारी वैरायटी में यहाँ पाया जाता है, मतलब कई सारी जानवरों की, जीव जंतुओं की प्रजाति और पेड़ पौधों की बहुत सारी वैरायटी जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी जैव विविधता से भरपूर इलाका है, लेकिन वेस्टर्न घाट की अपेक्षा कम। वेस्टर्न घाट की तो बात ही अलग थी, उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया हुआ है। पूर्वी घाट के अंदर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखनी है। मैं उत्तर से दक्षिण सीरियल वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले महानदी से ऊपर की तरफ गड़जात पहाड़ी के बारे में याद रखना है, फिर नीचे उसके मलयगिरी एक चोटी है, इसके बारे में याद रखना है, और टीकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये सभी तीनों महानदी के ऊपर हैं। इन तीनों में से मलयगिरी ये चोटी है एक। पहाड़ियाँ मतलब कई सारे पर्वतों का एक ग्रुप होगा और चोटी मतलब एक ही पहाड़। फिर आपकी महानदी है और महानदी के नीचे नयागढ़ पहाड़ी और महेंद्रगिरी चोटी 1501 मीटर इसकी हाइट है और पूरे पूर्वी घाट की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो 5 आपने पहाड़ी और चोटी मिलाकर जो पढ़ा, ये पड़ती है उड़ीसा में। इसके बाद जिंदागढ़ा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है। इसके जस्ट नीचे गोदावरी नदी फ्लो करती है और उसके नीचे कृष्णा नदी फ्लो करती है। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है पूर्वी घाट की। कृष्णा नदी से नीचे की तरफ आप आएंगे तो शेषचलम जो पहाड़ियाँ हैं, और इसी शेषचलम पहाड़ियों के पास तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर है। उसके बाद नल्लामलाई पहाड़ियाँ, वेनुकोंडा पहाड़ियाँ, पालकोंडा पहाड़ियाँ, नगारी पहाड़ियाँ, ये सभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद जस्ट नीचे आप आएंगे जावाड़ी पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु का हिस्सा है, और उसी के जस्ट नीचे पालार नदी फ्लो करती है, और पालार नदी के बाद शेवराय पहाड़ियाँ हैं, और उसी के जस्ट नीचे पंचमलाई पहाड़ियाँ हैं। फिर जस्ट उसके दक्षिण में कावेरी नदी फ्लो करती है और उसी के जस्ट नीचे सिरुमलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी तमिलनाडु के अंदर आती हैं। सिरुमलाई पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के पास ही हैं। तो नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कह सकते हैं। हालांकि नीलगिरी पर्वत जो श्रेणी है ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो इतनी पहाड़ियों, इतनी चोटियों के बारे में आपको याद रखना है। कई बार परीक्षा में सीरियल वाइज क्रम पूछा जाता है, तो 2-3 बार आप इसे देख लेंगे, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पूर्वी घाट के बारे में बच्चों इतना ही। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।